नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और आज 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आज 10 जनवरी 2023 के पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। उनका हमने एनालिसिस किया है, ऑप्शन भी हमने रखे हैं और इनको ध्यान से समझना है। आप लोगों की जो आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और 8 राज्यों से यह गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से जो पहला राज्य है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है 1966 से 1969, ये योजना अवकाश है। योजना अवकाश। इस दौरान कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई क्योंकि 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और इसी दौरान 1965 और 66 में भारत में भीषण सूखा पड़ा, अकाल की स्थिति थी, जिसके कारण पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इन्हीं को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 1966 से 69 की जो अवधि है इसे योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। और इसी दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और जो दूसरा ऑप्शन है 1985 से 90, इस दौरान 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 और 1992 से 97, इस दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक और 66 से 69 तक योजना अवकाश और 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना और 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना और 1978 से 1980 2 साल का योजना में गैप रहा, अर्थात रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। और 80 से 85 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना और 85 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना और 90 से 92 फिर 2 साल का गैप हो गया क्योंकि 1991 के समय आर्थिक संकट का समय चल रहा था हमारे देश में। और फिर 92 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है जागोई किस राज्य का नृत्य है। तो ये जो जागोई ये मणिपुर का नृत्य है। तो आज में ये क्वेश्चन पूछा गया जागोई नृत्य के बारे में। ये मणिपुर का नृत्य है जागोई नृत्य। पंजाब का है गिद्धा, भांगड़ा। गुजरात का है गरबा, डांडिया रास, ये गुजरात के हैं। राजस्थान का है घूमर, कालबेलिया। घूमर और कालबेलिया राजस्थान के हैं। अगले क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मणिपुरी। सॉरी, मणिपुर यहाँ पर होना चाहिए। तो मणिपुर का
नृत्य हो जाएगा जागोई नृत्य। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, पहली जनगणना। और इस दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली जनगणना हुई। 1881 में 1881 से 10 की जनगणना शुरू हुई, अर्थात प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि में जनगणना होगी। और ऐसी शुरुआत कब से हुई? 1881 से हुई। और इस दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से पहली 10 की जनगणना शुरू हुई। पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ये ऐसा दशक रहा 1911 से 1921 के दौरान, ये ऐसा दशक रहा 1911 से 21 के दौरान। इस कालखंड में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, जनसंख्या में कमी आई, अर्थात जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई 1911 से 1921 के दौरान। इसीलिए इसे जनगणना का महाविभाजक दशक या महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है। 2011 में भारत में जनगणना हुई और ये 15वीं जनगणना थी। जब से शुरू 1881 में पहली बार 10 की जनगणना हुई, इस आधार पर यह 15वीं जनगणना हुई। लेकिन स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसे समझ लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 471 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में इतने अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में संविधान में 471 अनुच्छेद हैं। अर्थात हमारे संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है, ये वर्तमान में भी 395वां अनुच्छेद, 395 नंबर का जो अनुच्छेद है, ये अंतिम अनुच्छेद है। 396 नंबर का कोई अनुच्छेद नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन करके विभिन्न अनुच्छेद जोड़े गए हैं। इन्हीं में जब उनकी नंबरिंग करते हैं, उनकी गणना करते हैं, तो इस आधार पर 471 अनुच्छेद निकल आते हैं। लेकिन अंतिम अनुच्छेद 395 नंबर का ही है। 396वां कोई अनुच्छेद नहीं है, 395 के बाद कोई अनुच्छेद नहीं है। लेकिन काउंटिंग करेंगे, जब इनकी गिनती करेंगे तो 471 अनुच्छेद निकलते हैं। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में अगर भागों की गणना की जाए तो 25 भाग हो गए हैं और अंतिम भाग जो है वो 22वां भाग है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान में अनुसूचियां, तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। विभिन्न संविधान संशोधन करके अन्य अनुसूचियां जोड़ी जा चुकी हैं। तो इसमें जो पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान में इस समय 471 अनुच्छेद हैं। अगर काउंटिंग के आधार पर देखें तो 471 अनुच्छेद हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किसने किया? तो सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कोच्चि से जलावतरण किया था, कोच्चि केरल से। और तो इसका आंसर प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे। और राजनाथ सिंह ये वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं।
अमित शाह ये वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। और आर हरिकुमार ये वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं, भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के साथ कलिंग युद्ध हुआ? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध उड़ीसा को ही प्राचीन भारत में कलिंग कहा जाता था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। 261 ईसा पूर्व में मगध के शासक, मौर्य वंश के शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग के जो शासक थे वो थे अनंत पद्मनाभन। अनंत पद्मनाभन यहाँ के कलिंग के शासक थे। इसमें अशोक ने कलिंग के शासक अनंत पद्मनाभन को पराजित किया और इस युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक। तो भारत में मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, पुरोहित थे, गुरु थे, वो चाणक्य थे। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी अशोक था। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया। इसमें होने वाले भयानक नरसंहार को देखकर अशोक का मन विचलित हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपना लिया? कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं और अनंत पद्मनाभन ये कलिंग का शासक था। तो किस मौर्य शासक के साथ कलिंग युद्ध हुआ? अशोक के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये स्वतः निलंबित हो जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये स्वतंत्रताएं 19 के तहत जो प्रदान की गई हैं ये स्वतः निलंबित हो जाती हैं और आपातकाल समाप्त होते स्वतः प्रभाव में आ जाती हैं। और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए मूल अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदान किए मूल अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 23 इसमें मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगार पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 24 इसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, अर्थात 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में, खान में या खतरनाक जगह में नियोजित नहीं किया जाएगा, 14 साल तक के बच्चों को। तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा आर्टिकल 20 और 21। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। और 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाओं के चित्र अंकित हैं। और 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव या रानी की बावड़ी भी बोलते हैं, ये गुजरात के पाटन में है। विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे शामिल किया गया है। अर्थात रानी की वाव या बावड़ी एक प्रकार का कुआं होता है जिसमें सीढ़ियां बनी होती हैं और इसका अंकन है 100 रुपए के नोट में। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया था। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में
वर्तमान में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। अब ऋषभ पंत नहीं है, वर्तमान में प्रसून जोशी। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की प्रतिनिधि हैं। और ऋतुराज अवस्थी भारत में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, क्योंकि अगस्त में पूछा गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन सी टीम रही? और इसमें यह देखना है कितना पुराना क्वेश्चन पूछा गया। 2017-18 के बारे में पूछा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक की टीम रही। और 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र टीम है। तो सौराष्ट्र की टीम 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता है। बंगलुरु डुरंड कप 131वां संस्करण आयोजित हुआ है हाल ही में डुरंड कप। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और ऊपर वाला क्वेश्चन विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। यह भी याद रखना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डुरंड कप का 131वां सीजन संस्करण आयोजित किया गया है, यह फुटबॉल से संबंधित है और इसका विजेता बंगलुरु की टीम रही है। और संतोष ट्रॉफी, यह भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी इसका ये 75वां संस्करण है और इसका विजेता केरल रहा है। तो इसमें जो पूछा गया विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता कर्नाटक रहा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और दूसरा ऑप्शन है आपका बोनालू। बोनालू त्योहार भी है। बथुकम्मा ये भी त्योहार है। बोनालू नृत्य भी है, त्योहार भी है। बथुकम्मा नृत्य भी है, त्योहार भी है। तो बोनालू नृत्य, बथुकम्मा नृत्य, गोबी नृत्य, ये तीनों आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो इसमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 21 में है। चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 21A, इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में शामिल किया गया। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट बन गया, मूल अधिकार बन गया। आर्टिकल 9, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 9, इसके में यह बताया गया नागरिकता से संबंधित है। यदि कोई भारतीय विदेश की किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये बात आर्टिकल 9 में बताएगी। आर्टिकल 40 ये पंचायती राज से संबंधित है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 21 में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है केरल। केरल की ओवरऑल साक्षरता सर्वाधिक है, सर्वाधिक साक्षरता। तो केरल की साक्षरता सर्वाधिक है। महिलाओं की साक्षरता भी पूरे देश में सर्वाधिक केरल में है, पुरुषों की साक्षरता भी पूरे देश में सर्वाधिक केरल की है। और जो पहला ऑप्शन है आपका बिहार, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार सबसे कम साक्षरता। तो ओवरऑल
सबसे कम साक्षरता बिहार में है। महिलाओं की साक्षरता भी सबसे कम बिहार में है। पुरुषों की साक्षरता भी सबसे कम बिहार में है। ओवरऑल साक्षरता भी सबसे कम बिहार में है। और सर्वाधिक जनघनत्व तो बिहार में है। यह भी फैक्ट पूछा जाता है, जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार में है। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है और सबसे कम साक्षरता बिहार में है। अगले क्वेश्चन की ओर, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय, तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, यही ऐसे पहले भारतीय हैं जो सिविल सेवा में शामिल हुए। सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पहला ऑप्शन है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, इसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया 1925 में। राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता, आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं इन्हें। और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक भारत में ब्रिटेन जाने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। तो इसका आंसर आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष विनोय विश्वम है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था 1925 में और इसके वर्तमान अध्यक्ष विनोय विश्वम है। चौथा ऑप्शन है आपका ममता बनर्जी, तो तृणमूल कांग्रेस भारत की राष्ट्रीय पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस, 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में, उनमें से एक है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं और इसका गठन 1998 में हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वर्तमान की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये। और जेपी नड्डा, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष। और बीजेपी का गठन कब हुआ ये भी पूछा जाता है पेपर में, 1980 में। तो इसमें आपका जो आंसर है विनोय विश्वम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? तो भोजन की पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है। पाचन की क्रिया आमाशय में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आक्जेंटिक कोशिकाएं, जिनसे HCl स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एसिड है जो भोजन को अम्लीय बना देता है तथा भोजन के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है मार के। छोटी आंत, पचे भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण। छोटी आंत की रचना विलाई या रसांकुर में होता है और जो भोजन पचा नहीं होता है, अर्थात जिसे पूर्ण रूप से पचाना भी बाकी होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। पूर्ण पाचन, पूर्ण रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है छोटी आंत में। लीवर, जिसे यकृत या जिगर बोलते हैं हिंदी में, यहां से पित्तरस, यहां पर पित्तरस बनता है और ये पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है और पित्ताशय से ये छोटी आंत में पहुंचता है और ये वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकरण करता है। इसके बाद वसा का पाचन होता है। तो भोजन के पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है। अगला ऑप्शन है आपका रोलिंग प्लान
किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली और इसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली और इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया और यह योजना सबसे असफल योजना रही 1961 से 66 तक, क्योंकि इस दौरान 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1965-66 में भारत में भीषण अकाल पड़ गया। अगला ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली, अर्थात ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 4 साल तक ये पंचवर्षीय योजना चली और इस पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। और 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान चला। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1978 में समाप्त हुई, इसके बाद 78 से 80 तक रोलिंग प्लान चला 2 साल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में मालाबार तट में वर्षा होती है? तो ये भारत है, ये जो तमिलनाडु का तट है इसे मालाबार तट बोलते हैं, इधर वाला जो केरल वाला तट है इसे ये उल्टा हो गया, इसमें यहां सही कर लेते हैं, यहां होगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, ये गलत छप गया है यहां पर, तो यहां सही कर लेते हैं। किस महीने में कोरोमंडल तट में वर्षा होती है? तो इस वाले तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाले तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट और केरल वाले तट को बोलते हैं मालाबार तट। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया किस महीने में मालाबार तट में वर्षा होती है? तो ये जो मालाबार तट है इसमें उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम मानसून, अर्थात लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है इस केरल तमिलनाडु के तट पर, जिसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और ये वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, अर्थात ठंडी में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। और शीतकाल में किस महीने में वर्षा होती है? तो अक्टूबर से नवंबर में ये वर्षा होती है उत्तर पश्चिम मानसून से। और यही आपका आंसर हो जाएगा। और पहला ऑप्शन है जून से सितंबर, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा जून से सितंबर तक होती है। और तीसरा ऑप्शन है आपका दिसंबर से जनवरी, दिसंबर जनवरी। तो पश्चिमी विक्षोभ से भारत में वर्षा, पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारत में वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से भारत में वर्षा दिसंबर और जनवरी में होती है। और पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में होती है। और जुलाई, जब दक्षिण पश्चिम मानसून जून महीने से केरल में एंटर करता है और ये जुलाई महीने तक उत्तर भारत में आ जाता है, यूपी पूरे भारत में ये अपनी वर्षा के प्रभाव को दिखाने लगता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा अक्टूबर से नवंबर। अगला क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो टी बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम
ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और विधान परिषद के ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तथा मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसमें जो आपका आंसर है तीसरा ऑप्शन है आरती शाह। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, हरियाणा से थी ये। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आरती शाह। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है मंगल ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है वरुण। तो हालांकि शुक्र ग्रह भी हल्का पीले कलर का दिखता है और बृहस्पति ग्रह भी कुछ पीले कलर का दिखता है और शनि ग्रह भी पीले कलर का। तो इसमें केवल शुक्र है, तो ये पीला ग्रह है, ये पीले रंग का दिखता है, पीला ग्रह। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ये लाल रंग का दिखता है। पृथ्वी, इसमें इसके लगभग 71% क्षेत्रफल पर पानी है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हरियाली है। वरुण, ये हरा ग्रह है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये शुक्र हो जाएगा। तो थैंक यू, आज हमने कंप्लीट कर लिए सभी क्वेश्चन।